केशव भाई, कोई ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें हम जान पाएँ कि हरियाणा भर में कहाँ कहाँ कितने कैंप लगे थे, कितने शरणार्थी आए थे और किन किन लोगों ने उनकी मदद की थी। तो ये वाले वीडियो में उन लोगों के सवालों के जवाब जो मुझसे अक्सर यही सवाल पूछते थे। और सबसे पहले तो मैंने अपने ही शहर को छाना। तो पिछले से पिछले साल मैं आप लोगों को काली कमली का वो शिविर दिखा चुका हूँ जहाँ पे कैंप लगा था। और फिर डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब की एक किताब रिफ्यूजी से जो मुझे आंकड़े मिले हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कितने सारे शरणार्थी यहाँ आकर रहे, यहाँ आकर बसे और कितने सारे परिवार एक जगह आने के बाद फिर से दोबारा दूसरी जगह चले गए। तो इस वीडियो में बहुत सारी वो बातें और आने वाले इसी से जुड़े हुए 2-3 वीडियो हरियाणा के रिफ्यूजियों के बारे में, दिल्ली के रिफ्यूजियों कैंप के बारे में और पंजाब के रिफ्यूजी शरणार्थी पुरुषार्थी कैंपों के बारे में। अब ये तीनों लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किए हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। पहले उन आंकड़ों को सुनते हैं जो हमें डॉक्टर चंद्र त्रिखा की किताब रिफ्यूजी से मिले हैं। शरणार्थी शिविरों का सरसरी विवरण इस प्रकार था, जिसके सूत्र हैं: कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ की एक शोधार्थी पुष्पा का शोध प्रबंध। इसमें सरकारी दस्तावेजों के हवाले से संकलित विवरण के अनुसार शिविरों की प्राथमिक संख्या इस प्रकार थी। अमृतसर में शिविरों की संख्या 5 थी और शरणार्थियों की संख्या 1,29,398। गुरदासपुर में शिविरों की संख्या 4 थी और शरणार्थियों की संख्या 3,500। फिरोजपुर में शिविरों की संख्या 5 और शरणार्थियों की संख्या 53,000। लुधियाना में शिविर संख्या 1 और शरणार्थियों की संख्या 25,000। जालंधर में शिविर संख्या 19 और शरणार्थियों की संख्या 60,000। होशियारपुर में शिविर संख्या 1 और शरणार्थियों की संख्या 11,701। हिसारपुर में शिविर संख्या 3 और शरणार्थियों की संख्या 3,737। रोहतक में शिविर संख्या 2 और शरणार्थियों की संख्या 50,000। अंबाला में शिविर संख्या 1 और शरणार्थियों की संख्या 50,000। करनाल और कुरुक्षेत्र में शिविरों की संख्या 4 और शरणार्थियों की संख्या 3,25,000। गुरुग्राम यानी गुड़गांव शिविरों की संख्या 40 और शरणार्थियों की संख्या 20,000। शिविरों की कुल संख्या 85 और शरणार्थियों की कुल संख्या 7,21,396। धीरे धीरे ये आंकड़े बढ़ते चले गए। इनके लिए तंबुओं की व्यवस्था भी की गई और कुछ को शिक्षा संस्थानों में भी रखा गया। इन तंबुओं व शिक्षण संस्थानों की संख्या इस प्रकार थी: अंबाला कैंट में तंबुओं की संख्या 53,000। गांधीनगर में 14,430 तंबू शिविर। बलदेव नगर में तंबू शिविरों की संख्या 55,198। मुबारकपुर में तंबू शिविरों की संख्या 13,916। ऑकिन लेक बैरक में तंबुओं की संख्या 3,897। करनाल कैंप में तंबू शिविरों की संख्या 50,000 कैंप नंबर 1 में, और करनाल कैंप में ही कैंप नंबर 2 के अंदर शिविरों की संख्या यानी तंबू शिविरों की संख्या 38,000। करनाल ग्रामीण व नीलोखेड़ी कैंप में तंबू शिविरों की संख्या जो कि शिक्षा संस्थानों में लगाए गए थे 18,500। पानीपत में तंबू शिविरों की संख्या 43,700। कैथल में तंबू शिविरों की संख्या 9,100। शाहबाद मारकंडा में तंबू शिविरों की संख्या 21,000। जिला हिसार के हिसार मेन कैंप में तंबू शिविरों की संख्या 36,729। सिरसा के अंदर निजी संस्थानों के अंदर तंबू शिविरों की संख्या 6,868। हांसी के अंदर तंबू शिविरों की संख्या 14,377। भिवानी के अंदर अस्थायी भवन बनाए गए 12,300।
जिला रोहतक के अंदर गांधी कैंप के अंदर तंबू शिविरों की संख्या 31,325। वैश्य कॉलेज जो कि एक शिक्षण संस्थान था जहां पर तंबू शिविर लगाए गए 22,644। गवर्नमेंट कॉलेज जहां पे तंबू शिविर लगाए गए 16,081। रोहतक समूह कैंप के अंदर अस्थाई भवन बनाए गए 15,243। सोनीपत के अंदर तंबू शिविर लगाए गए 28,587। जिला गुरुग्राम के अंदर तंबू शिविर लगाए गए 16,818। पलवल के अंदर तंबू शिविर लगाए गए 20,623। रेवाड़ी के अंदर तंबू शिविर लगाए गए 11,555 और फरीदाबाद में 3,863। इतनी सारी डिटेल्स मैं कहाँ से लाता हूँ, आप सब लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बंटवारे पर, विभाजन पर, पार्टीशन पर, वंड पर अगर सबसे ज़्यादा मैंने पढ़ा है या मैं जिनसे खुद मोटिवेट होता हूँ वो हैं डॉक्टर चंद्रत्रिखा साहब। उन्हीं की कलम से, उन्हीं की किताबों से मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने लाता हूँ तो आप सवाल कर बैठते हैं। और ये जो वक्त पे वक्त आपके सामने आंकड़े आते हैं तो ये इनकी रिसर्च है। कितने रिफ्यूजी इन कैंपों में थे, कितने पीड़ित थे, कितनों ने गवाहियाँ दी, पंजाब में किस किस जगह के लोग आए थे, उन्हीं चेहरों में कुछ पुराने चेहरे थे जो कि MDH वाले भी थे, सरदार मिल्खा सिंह जी भी थे। किस तरह से मीरपुर की चीखें सबने सुनी, फौजी सुरजीत सिंह की कहानी सबने सुनी, सेना का बंटवारा कैसे हुआ, फौजियों का बड़ा खाना कैसे बना, कैसे हमारे साज बटे, कैसे हमारी किताबें बटी, बंटवारे की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, तंबुओं के अंदर कितने लोग मारे गए, कितने बच्चे पैदा हुए, कितने चेहरे कितनी रातें सो नहीं पाए, कैसे शरणार्थियों का उन दिनों आना जाना लगा रहा, कैसे अफवाहों के दौरान वहाँ दंगे फैले, कौन था मियाँ अली अहमद खान और कौन थे वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान में आके दोबारा वापस पाकिस्तान में जाना ठीक समझा, कैसे टोबा टेक सिंह यहाँ आते आते रह गया और कैसे लाहौर, मुल्तान, पाकपट्टन, रावलपिंडी, इन सब के दस्तावेज डॉक्टर चंद्रत्रिखा साहब ने इकट्ठा किए। ये सारे आंकड़े आपके सामने लाऊंगा आने वाले कुछ वीडियोस में। शुक्रिया। खतरी एक ही होता था या दो होते थे जो आकर गांव के अंदर दुकान डालते थे। अच्छा। जितने पंजाब के गांव थे उनमें दुकान खतरियों की होती थी, वो कोई नहीं काम करता था। और अब उन खतरियों में से जब मुसलमान, उनको हम, अब मैं आगे जाकर बताऊंगा, जिनको हम खोजे कहते हैं, शेख और खोजे। अब हर गांव में जो दुकान थी वो खतरियों की थी और ये पूरे पंजाब में ऐसे ही था। शहरों के अंदर ये ब्याज का काम करते थे, खासतौर पे हिंदू जो थे। लेकिन जो मुसलमान खतरी थे वो कारोबार में थे लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे। पूरे लाहौर के अंदर सिर्फ 3 दुकानें थी जो मुसलमानों की थी, जो बड़ी वाली दुकानें थी। एक आज भी है, एच करीम बख्श, ये 47 में भी थी। एक बम्बे क्लॉथ हाउस होता था, शायद एक दुकान और है, मुझे उसका याद नहीं। पूरे लाहौर के अंदर मुसलमान, ये मेरे ख्याल है ये शेख हैं क्योंकि हैं भी, ये भी खतरी हैं। बाकी सारा सिखों और हिंदुओं के पास कारोबार होता है पूरे लाहौर। छोटू राम मर गया, बड़ा अरसा हुआ, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो आज भी छोटू राम को याद करते हैं। हाँ, ये तो बात सही है। आज भी जो हमारे जाति है ना वो छोटू राम को याद करते हैं क्योंकि उनकी जमीनें बची। आज तो वो कहते हैं कि ये मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया, लेकिन ये सारे जितनी धार्मिक जमातें थी मुसलमानों की, खाकसा तहरीक हो या मसले हरार हो या जमात इस्लाम हो, जमात इस्लामी हो, इन सब ने कहा था हिंदुस्तान को तकसीम नहीं होना चाहिए। धार्मिक जमातें जो मुसलमानों की थी सब ने कहा था, सिर्फ एक जमात कहती थी कि होना चाहिए, वो थी मुस्लिम लीग, और वो धार्मिक जमात नहीं थी। वो अरोड़ बन से जो खतरी निकले वो आए दूसरे इलाकों में जो उनके कब्जे में था, क्योंकि कब्जे में सिंध आ गया तो आगे जो पंजाब का या साउथ पंजाब का इलाका तो वहां पे आ गए। अब वो जो हमारे जो खतरी हैं, कारोबारी हैं, अभी भी जो कराची में है, आपके उधर होता होगा, जो खतरी कारोबार करता है उसके कारोबार के साथ वो जात बन जाती है। मसलन नमक वाला, चीनी वाला, खजूर वाला, तो वो वाला, और जो दूसरा नाम उसकी वजह बनती है वो उसके इलाके से पड़ती है। मसलन आपके इधर जो हमारा जेलम है, ये चकवाल है, इसमें जो खतरी हैं वो हैं कुली। आपकी ये 38 रेजिमेंट्स हैं, जाट हैं, कश्मीर रेजिमेंट है, वो और भी सारे जो नाम हैं आपके, लेकिन उनमें कोई ब्राह्मण रेजिमेंट नहीं है। हाँ जी, नहीं है, सही बात है। हमारे यहाँ भी कोई सैयद रेजिमेंट नहीं है, तो लड़ाने वाले सैयद ही है, मुशर्रफ भी सैयद ही था।
तो ये टॉप के हमारे भी सैयद टॉप पे हैं, आपके ब्राह्मण हाँ। टॉप पे हैं, दोनों नहीं लड़ते। दोनों नहीं लड़ते, यस। इनका हमारे यहाँ कहते हैं जो सैयद है ना उसका हाथ हमेशा ऐसे रहता है, सैयद वो अपनी जुबान की कमाई कर रहा है। और हमारे यहाँ पे अरोड़ा खत्री का हाथ हमेशा ऐसे रहता है। हाँ, ऐसे रहते हैं, बिल्कुल सही बात।